मैं सुशीला शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, वैशाली नगर, भिलाई। आज मैं आपको MA 4 सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट से यूनिट 2 का शुम्पीटर मॉडल, शुम्पीटर के सिद्धांत के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर हम इन बिंदुओं के अंतर्गत शुम्पीटर के सिद्धांत को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे भूमिका, फिर मान्यताएं, फिर सिद्धांत के प्रमुख तत्व और उसके बाद अंत में हम इनकी आलोचनाओं को देखेंगे। जो सब शुम्पीटर का अध्ययन करने के साथ ही हम 20वीं शताब्दी के अर्थशास्त्रियों पर आ जाते हैं। शुम्पीटर के आर्थिक विकास का सिद्धांत उनकी पुस्तक थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सन 1911 में जर्मन भाषा में प्रकाशित हुई और शुम्पीटर इसके बाद भी पूंजीवादी विकास का विश्लेषण करते रहे। सन 1939 में उनकी पुस्तक बिजनेस साइकिल्स प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने विकास के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए। आर्थिक विकास के ऐतिहासिक क्रम में शुम्पीटर का महत्वपूर्ण स्थान है। शुम्पीटर का विश्लेषण इन निराशावादी चिंताओं से मुक्त है। इसमें सहज रूप से एक आशावादी झलक मिलती है। अब हम देखेंगे शुम्पीटर के सिद्धांत की कुछ मान्यताएं, और ये मॉडल कुछ मान्यताओं पर आधारित है, जैसे कि आर्थिक जीवन एक चक्रीय प्रवाह है, अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, आर्थिक विकास एक अनिरंतर होने वाली प्रक्रिया है, उद्यमियों एवं नव प्रवर्तकों को साख सरलता से उपलब्ध हो जाता है, अर्थव्यवस्था सामान्यतया संतुलन की अवस्था में रहती है। अब हम इन बिंदुओं के आधार पर शुम्पीटर के सिद्धांत को देखेंगे। शुम्पीटर ने आर्थिक विकास के संबंध में अपनी बात कही है। शुम्पीटर के अनुसार आर्थिक विकास चक्रीय प्रवाह में होने वाला एक स्वतः और अनिरंतर परिवर्तन है। यह संतुलन का एक ऐसा परिवर्तन है जो पूर्व स्थापित संतुलन की अवस्था को सदा के लिए बदल देता है। शुम्पीटर के अनुसार आर्थिक विकास की प्रक्रिया एक क्रमिक तथा समरूप प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में होने वाले उतार चढ़ावों के कारण होता है। इन्होंने विकास और वृद्धि में अंतर बताया है। ये कहते हैं कि आर्थिक विकास स्थिर अवस्था में होने वाला आकस्मिक तथा अनियमित परिवर्तन है, जबकि समृद्धि दीर्घ काल में होने वाला निरंतर तथा स्थिर परिवर्तन है। ये कहते हैं कि आर्थिक जीवन का चक्रीय उच्चावचन जो है महत्वपूर्ण है। शुम्पीटर आर्थिक विकास की प्रक्रिया की व्याख्या चक्रीय प्रवाह से प्रारंभ करते हैं। चक्रीय प्रवाह एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जो बिना विनाश के निरंतर चलती रहती है और स्थिर संतुलन में अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता संतुलन में रहती है। आर्थिक विकास एक असतत प्रक्रिया है। आर्थिक विकास इस वृत्तीय प्रवाह में होने वाला एक आकस्मिक तथा असतत परिवर्तन है, अर्थात संतुलन की एक ऐसी हलचल है जो पूर्व स्थापित साम्य की स्थिति को सदा के लिए बदल देती है। नव प्रवर्तनों की भूमिका को इन्होंने बताया है। इनके सिद्धांत में नव प्रवर्तन की भूमिका प्रमुख है। नव प्रवर्तन आर्थिक क्रियाओं में परिवर्तन लाता है। शुम्पीटर का विचार है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास नव प्रवर्तन के कारण होता है। नव प्रवर्तन निम्नलिखित रूपों में उपस्थित हो सकता है, जैसे नई वस्तु का उत्पादन, वस्तु का परिवर्तन, संयंत्र तथा उत्पादन के परिमाण में परिवर्तन, नए बाजार में प्रवेश, कच्चे माल के लिए नए स्रोतों का पता लगाना। तो शुम्पीटर के अनुसार नव प्रवर्तन विकास के लिए आवश्यक है, परंतु केवल नव प्रवर्तन ही आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। शुम्पीटर उपक्रमों की भूमिका को भी महत्व देते हैं। इनका कहना है कि आर्थिक विकास का कार्य स्वतः नहीं होता है, बल्कि इस कार्य को विशेष प्रयत्नों, प्रयासों और जोखिम के साथ शुरू करना पड़ता है और उत्पादन के क्षेत्र में नव प्रवर्तनों के लिए उपक्रमी वर्ग का होना अनिवार्य है।
उपक्रमी या उद्यमी को शुम्पीटर के विकास सिद्धांत में बहुत महत्व दिया गया है। उपक्रमी ही नव प्रवर्तन की क्षमता ही आर्थिक विकास की प्रावैधिकता की जान है। उपक्रमी को किस प्रकार से प्रोत्साहन दिया जा सकता है? ये कहते हैं कि उपक्रमी को मुख्य रूप से 3 बातों से प्रोत्साहन मिलता है। नए व्यापार की लालसा रखना, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की इच्छा रखना और निर्माण की अथवा दूसरों से कार्य कराने की अथवा अपनी शक्ति तथा प्रवीणता के प्रयोग करने की प्रसन्नता के आधार पर उपक्रमियों को प्रोत्साहन मिलता है। और विकास की दर समाज में तकनीकी ज्ञान के भंडार में परिवर्तन का फलन है। तकनीकी परिवर्तनों की दर उद्यमियों के सक्रिय होने के स्तर पर निर्भर करती है और यह सक्रियता का स्तर नए उद्यमियों के प्रकट होने तथा साख निर्माण की मात्रा के द्वारा निर्धारित होता है। इन्होंने साख को भी महत्व दिया है। शुम्पीटर कहते हैं कि पूंजी के बिना विकास नहीं होता है और विकास के बिना पूंजी निर्माण नहीं होता है। उन्होंने बैंक साख अर्थात मुद्रा बाजार को पूंजीवाद का मुख्यालय माना है। शुम्पीटर ने अनिवार्य वस्तुओं को भी पूंजी संचय का एक प्रभावी स्रोत माना है। इन्होंने लाभ और ब्याज को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। पूंजी उत्पादन में साधनों को नए प्रयोगों में मोड़ने का साधन लाभ और ब्याज है। साहसी लाभ को लागतों के ऊपर आधिक्य मानते हैं। शुम्पीटर ब्याज को भी विकास की देन मानते हैं। ब्याज पूंजी की राष्ट्रीय आय बढ़ाने की क्षमता का प्रीमियम है। लाभ विकास की संतान है। पूंजीवादी विकास की चक्रीय प्रक्रिया भी विद्यमान होती है। पूंजीवाद में चक्रीय उच्चावचनों से बचा नहीं जा सकता, अर्थात अर्थव्यवस्था को समृद्धि, प्रतिसार, अवसाद, पुनरुत्थान की अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है और अंत में पूंजीवाद के विनाश की प्रक्रिया जो है वो निश्चित होती है। शुम्पीटर का भी कार्ल मार्क्स की भांति ये विश्वास था कि पूंजीवाद का अंत सुनिश्चित है और पूंजीवादी व्यवस्था अपने विनाश की स्थितियां स्वयं उत्पन्न करती है। तो अब हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि पूंजीवाद का पतन किस प्रकार से होता है। प्रोफेसर शुम्पीटर का कहना है कि पूंजीवाद का पतन आकस्मिक रूप से नहीं बल्कि रेंगती मौत के रूप में होता है और पूंजीवाद की सफलता में ही इसके विनाश के बीज निहित रहते हैं, जो न केवल पूंजीवाद का अंत करते हैं बल्कि समाजवादी सभ्यता के अभ्युदय की दशाएं भी उत्पन्न करते हैं। यहाँ पूंजीवाद का पतन जो है होने के 3 कारण उन्होंने बताए हैं। एक, उपक्रमी के कार्यों का महत्व समाप्त होना। दूसरी बात, पूंजीवादी समाज के संस्थानिक ढांचों का विघटन होना और तीसरी बात, पूंजीवाद की रक्षा करने वाली राजनीतिक सत्ता की समाप्ति। तो इन कारणों से पूंजीवाद का अंत सुनिश्चित है। अब हम देखेंगे शुम्पीटर के सिद्धांत की आलोचना। यद्यपि शुम्पीटर के विकास सिद्धांत की आंतरिक रचना प्रशंसनीय है, परंतु यह सिद्धांत भी अन्य सिद्धांत की भांति आलोचना से रहित नहीं है। इनकी प्रमुख आलोचना इस प्रकार है। यहाँ पर इन्होंने चक्रीय परिवर्तन नव प्रवर्तन के कारण नहीं होता है, ऐसा आलोचक कहते हैं, क्योंकि नव प्रवर्तन आर्थिक विकास और व्यापार चक्र के कई कारणों में से एक है। शुम्पीटर ने नव प्रवर्तन पर अधिक बल दिया है और इसका एकमात्र श्रेय नव प्रवर्तन को माना है। ये मत ऐतिहासिक तथ्यों की अवहेलना करता है। नव प्रवर्तन में अनियमितता होती है। शुम्पीटर यह नहीं समझ पाए कि नव प्रवर्तन में अनियमितता क्यों होती है, इसके कारणों का उन्होंने उल्लेख नहीं किया। नव प्रवर्तन की दोषपूर्ण व्यवस्था, ये व्यवस्था भी नव प्रवर्तन की दोषपूर्ण है और ये भी पूर्ण रूप से सही नहीं है। हैम्बर्ग का कहना है कि नव प्रवर्तन आर्थिक प्रणाली के तथ्यों में इस प्रकार का विघ्न डाल देते हैं कि उत्पादन, व्यय, कीमतों और लाभ संबंधी सीमाओं की गणना करना असंभव हो जाता है। और इसमें इन्होंने शून्य लाभ की जो धारणा बताई, इसमें भी अर्थशास्त्रियों ने आपत्ति जताई है। शुम्पीटर के अनुसार नव प्रवर्तन के समाप्त हो जाने पर लाभ शून्य हो जाता है, ये बात सही नहीं है। इन्होंने बैंक साख को बहुत अधिक महत्व दिया है।
शुम्पीटर ने अपने विकास सिद्धांत में ये मान लिया है कि नव प्रवर्तन के लिए वित्त की प्राप्ति बैंकों के द्वारा होती है, परंतु ये मान्यता भी त्रुटिपूर्ण है। बैंक तो केवल अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं। अधिकतर नव प्रवर्तन के लिए धन की प्राप्ति बचतों से, अंशों से या ऋण पत्रों को जारी करके की जाती है। तो इस प्रकार से ये कुछ आलोचनाएं शुम्पीटर के सिद्धांत की बताई गई है। अब अंत में हम निष्कर्ष के रूप में ये कहेंगे कि मायर और बाल्डविन के शब्दों में शुम्पीटर ने जो विकास का वृहत सामाजिक आर्थिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है उसकी सर्वत्र प्रशंसा की जाती है, परंतु बहुत कम लोग उनके निष्कर्षों को स्वीकार करने को तैयार हैं। उनका तर्क उत्तेजक है, विश्लेषण उद्दीपक है, वह पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं है। उनका विश्लेषण एक तरफा